Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. Today we will start discussing about the basic concepts of computer system. You should be well aware of these concepts as a tech savvy person. It is demanded from a tech savvy person that उसको ये सब चीज़ें at least पता हो. You should not behave like a layman जिसको computers के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है. And also these are part of your 11th class syllabus. So let's get started. And before directly jumping to the topic, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर सिस्टम को अपने आप से रिलेट करके समझोगे कि हम किसी टास्क को कैसे, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को हम आज के टाइम पे बहुत सारी टास्क परफॉर्म करने में यूज़ कर रहे हैं. जब इन्वेंशन हुआ था कंप्यूटर सिस्टम का तो तब जिन टास्क के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था दे वर लिमिटेड. जनरली हम कंप्यूटेशंस के लिए कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते थे, लेकिन in today's world we are using computer system in almost every job, in every task, in every field. तो उस फील्ड में अगर हम हो तो हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, जॉब्स को डिवाइड करेंगे, या किस तरीके से हम उस काम को कैरी आउट करेंगे थॉरली. कंप्यूटर सिस्टम को अगर आप उस चीज़ से रिलेट करके समझोगे आपके लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को समझना और अपने माइंड में कंसेप्ट को बिठाना. Now before telling you the basic principle of computer functioning, एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. Let's suppose I am giving you a task that is tell me the total number of students of primary classes of your school. मतलब प्राइमरी सेक्शन जो है पूरा क्लास 1 से लेके 5 तक, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बताओ. Now what will you do? Obviously you will get the strength of each class. हर क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो आप जानोगे. वो आप चाहे अटेंडेंस रजिस्टर से जानो या किसी से पूछ लो वर्बली या कहीं से भी. द बेसिक थिंग इज कि जो डेटा आपको चाहिए इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ द प्राइमरी सेक्शन. देन यू विल ऐड देम एंड विल गिव मी द आउटपुट. अब इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि आपने इनपुट क्या लिया, the data, that is total number of students in each class. Okay. अब ज़रा ये सोच के देखिए कि अगर मैं ये टास्क किसी ऐसे बच्चे को दूं जिसको एडिशन परफॉर्म करना नहीं आता, कोई प्राइमरी सेक्शन का, प्री प्राइमरी का कोई छोटा बच्चा है, उसको अभी टीचर्स ने ऐड करना नहीं सिखाया है दो नंबर्स को, और अगर मैं उसको बोलूं कि ये टास्क परफॉर्म करो तो क्या वो कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा. देन उसको फाइनल आंसर ही चाहिए, वो कहीं से फाइनल आंसर ही पता करेगा और मुझे बता देगा कि मैम इतने हैं. राइट. सो द कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज कि आपको इनपुट में क्या क्या चाहिए. डेटा, सम डेटा जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, एंड द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू इवेलुएट या हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा. फाइन. देन यू आर गोइंग टू प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. मतलब अगर मैं इस टास्क की बात करूं तो जो डेटा आपने लिया दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, उस डेटा को आप ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हाउ टू परफॉर्म एडिशन. राइट. एंड देन यू विल गिव मी द फाइनल रिजल्ट जो कि मुझे चाहिए था. आपका कंप्यूटर सिस्टम भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. और इनपुट में आपका क्या क्या जाएगा? डेटा दैट नीड टू बी इवेल्युएटेड या प्रोसेस्ड, एंड इंस्ट्रक्शंस हाउ टू प्रोसेस दिस डेटा या हाउ टू इवेल्युएट दिस डेटा. नाउ यू विल परफॉर्म द प्रोसेसिंग एंड विल गिव द आउटपुट. यही कंप्यूटर का काम है. और जो कंप्यूटर का लॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग जो है उसको अगर मैं लॉजिकली पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज़ यू आर हैविंग 4 डिफरेंट यूनिट्स. ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 3 ही यूनिट्स हैं. एक यूनिट हो गई इनपुट यूनिट, एक यूनिट हो गई आउटपुट यूनिट, और एक हो गई प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. इनपुट यूनिट क्या करेगी? ऑब्वियसली इनपुट लेगी. आउटपुट यूनिट क्या करेगी? ऑब्वियसली आउटपुट देगी. जो सारा काम है वो हमारा किधर है? यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में. अब ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है दिस इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू
your central processing unit and memory unit. You can compare this processing unit to your brain, क्योंकि जो आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो कहाँ चल रही है, आपके दिमाग में ना. आप जो भी काम कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी कैरी आउट कर रहे हो, वो सब की प्रोसेसिंग कहाँ चल रही है, माइंड में. सो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको आप कह सकते हो इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. और इस ब्रेन में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को याद भी रखते हैं. अगर मैं अपने ब्रेन की बात करूं, मतलब ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करूं, तो ह्यूमन ब्रेन में लॉजिकल या कंसेप्चुअल प्रोसेसिंग भी चलती है, और चीज़ों को याद रखना वो भी कहाँ होता है, ब्रेन में ही, माइंड में. फाइन. तो सेम वे कंप्यूटर सिस्टम की भी ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इट इंटरेक्ट्स विद योर मेमोरी यूनिट टू गेट द थिंग्स डन. ठीक है. मतलब एक इनपुट यूनिट, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक आउटपुट यूनिट. और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड एज, इसको हम कैबिनेट बोलते हैं, जिसको आप जनरली सीपीयू बोल देते हो. फिजिकली अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, तो जिसको हम जनरली सीपीयू बोल देते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द सीपीयू, इट इज़ द कैबिनेट. सीपीयू उसके अंदर होता है, जिसकी अगर मैं टेक्निकल टर्म जो होती है उसके लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर. एक कॉइन साइज की चिप होती है ऑफ स्क्वायर शेप, वो आपके मदरबोर्ड पे कहीं फिक्स्ड होती है. वो सब भी हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसको हम प्रोसेसर बोलते हैं इन हार्डवेयर टर्म्स या इन टेक्निकल टर्म्स. जो मार्केट टर्म है उसकी लॉजिकल टर्म, उसको हमने देती सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU. एंड दैट यूनिट इज फर्दर कैटेगराइज्ड एज कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अब ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनका क्या काम है? कंट्रोल यूनिट बाकी सभी यूनिट्स को, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है. कंट्रोल किस वे में करेगा? सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करेगा. लाइक इनपुट यूनिट है, उसकी स्पीड ऑफ वर्किंग कुछ और होगी, आउटपुट यूनिट की स्पीड ऑफ वर्किंग कुछ और है. हो सकता है अभी यहाँ पर बैठे बैठे मैंने 5 प्रिंट कमांड दे दी, लेकिन जो मेरा प्रिंटर है, ये सब आप जानते हो कि जो मैं कीबोर्ड से कमांड दे रही हूँ, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस है. ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़े होंगे, तो इनको मैं डिटेल में नहीं इनको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ. ये हम प्राइमरी क्लासेस से, एक छोटा बच्चा भी जानता है प्राइमरी क्लासेस से कि इनपुट यूनिट क्या, सॉरी इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं. सो विल नॉट डिस्कस दैट. बेसिकली हम बस ये देख रहे हैं कि जो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट है, अब आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लेट्स सपोज इनपुट यूनिट की जो स्पीड है फंक्शनिंग की, वो इट इज़ फास्टर देन द आउटपुट यूनिट. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे 5 कमांड दे दी प्रिंट की, लेकिन मेरा प्रिंटर लेट्स से 5 मिनट्स में एक प्रिंट एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है. या 1 मिनट में एक प्रिंट एग्जीक्यूट कर रहा है. 1 मिनट में मैं शायद 3-4 कमांड दे दूंगी, लेकिन मेरा प्रिंटर 1 मिनट में सिर्फ एक ही पेज निकाल रहा है. तो कोई भी कमांड मेरे मिस ना हो, ऐसा ना हो कि वो लॉस्ट हो जाए आउटपुट डिवाइस पे जाके, क्योंकि उसको अभी आउटपुट डिवाइस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, इस सिंक्रोनाइजेशन को, तालमेल को मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का. तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या कर रही है? बाकी सभी जो यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं, उनकी फंक्शनिंग को लुक आफ्टर कर रही है और उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कर रही है. देन टॉकिंग अबाउट द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम ही क्यों दिया गया इस चीज़ को, ये बात भी एक बार समझ लेते हैं. जो भी प्रोसेसिंग आपका CPU करता है, वो सारी प्रोसेसिंग एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल डेटा पे होती है. वो चीज़ भी अभी डिस्कस करेंगे हम. इट इज़ अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड बाय द CPU. हमने चाहे कुछ भी इनपुट दिया हो, मैंने एक इमेज इनपुट दी है लेट्स सपोज, ठीक है, और उस इमेज का मैं फॉर्मेट कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, या मैं उस इमेज को प्रिंट करना चाह रही हूँ, या मैंने कोई टेक्स्ट जो है टाइप किया है और उसका मैं प्रिंट ले रही हूँ, या मैं उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रही हूँ टेक्स्ट की. जो भी प्रोसेसिंग मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा डेटा मैथमेटिकल डेटा ही होगा, लेकिन कंप्यूटर जिस डेटा पे वो टास्क परफॉर्म करता है वो किसी मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, और उस डेटा के ऊपर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस
या लॉजिकल कंपैरिजंस कैरी आउट किए जाते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क बाय द CPU. दैट इज वाई आई एम नेमिंग दिस यूनिट एज ALU, that is arithmetic logic unit, and this is the actual unit which is carrying out the operations, the processing of data. Fine. अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की. तो ऑब्वियसली जो डेटा मैंने इनपुट लिया है फॉर प्रोसेसिंग, इट इज़ टू बी केप्ट समवेयर. अगर वो उस डेटा को मैंने संभाल के नहीं रखा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जो मैंने टास्क दी थी कि प्राइमरी क्लासेस की टोटल स्ट्रेंथ बताओ मुझे, तो उसमें जो आपने 5 क्लासेस की, या हो सकता है आपके स्कूल में मल्टीपल सेक्शंस हो, 4 सेक्शन स्कूल है सपोज आपका, तो आपके पास टोटल कितनी क्लासेस हो गई? 20. ठीक है. अब 20 क्लासेस की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आप कहीं पर लिख के रखोगे, तभी आप उसको टोटल करके रिजल्ट दोगे. तो सेम वे जब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा को प्रोसेस कर रही है, जो डेटा इनपुट लिया है उस डेटा को कहीं ना कहीं टेम्परेरीली या परमानेंटली सेव करने की ज़रूरत होती है, एंड दैट टास्क इज कैरिड आउट बाय योर मेमोरी यूनिट. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. इनपुट यूनिट का क्या काम हुआ? इनपुट लेना. CPU का काम है टास्क परफॉर्म करना, प्रोसेसिंग करना. जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो ALU करेगी, और कंट्रोल यूनिट बाकी सभी यूनिट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगी, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करेगी. मेमोरी यूनिट डेटा को सेव करेगी, और आउटपुट यूनिट क्या करेगी? आउटपुट यूनिट फाइनल आउटपुट एंड यूज़र को प्रोवाइड करेगी. एंड यूज़र कौन? हम, जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट इन डिटेल. इनपुट यूनिट आपकी, इट कंसिस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस and the input interface. Similarly, output unit is output devices and the output interface. अब आप पूछोगे ये इंटरफेस क्या चीज़ है, तो एक चीज़ अब यहाँ पे आप समझिए that your computer system is a machine. और मशीन, कोई भी मशीन हुई, उसको सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, either on और off. या तो वो ऑन है या वो ऑफ है. मतलब या तो करंट फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो नहीं कर रहा है. कंप्यूटर को भी सिर्फ यही 2 चीज़ें समझ में आती हैं, आइदर ऑन और ऑफ. ऑन को हम जनरली 1 बोल देते हैं और ऑफ को हम 0 बोल देते हैं, और ये 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज. तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज. वॉट एवर द डेटा वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर सिस्टम. अब मैं जो वो मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर रही थी कि कंप्यूटर में वो डेटा मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? बाइनरी लैंग्वेज ही है. ठीक है. दैट द डेटा दैट वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी एज बाइनरी डेटा, या डेटा इन बाइनरी लैंग्वेज. हो सकता है मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, या हिंदी लैंग्वेज में है, या किसी और लैंग्वेज में है जो कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो डेटा मेमोरी में जाके किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0s and 1. ठीक है. तो ये जो इंटरफेस है आपका, इनपुट इंटरफेस, ये क्या करता है? ये जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो हमने डेटा इनपुट किया है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी लैंग्वेज बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द प्रोसेसिंग यूनिट. एंड द आउटपुट यूनिट, जो आउटपुट इंटरफेस है, दैट विल डू जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. मतलब जो आउटपुट हमको CPU से मिल रहा है जनरेट होके, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बाय द आउटपुट इंटरफेस. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. वी आर हैविंग इनपुट यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट इंटरफेस. यहाँ से हमने इनपुट लिया, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हमने फॉरवर्ड कर दिया. CPU is further categorized as control unit and ALU. ALU एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रही है, और कंट्रोल यूनिट बाकी सभी यूनिट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही है. ALU is interacting with the memory unit to temporarily or permanently store the data received as input, या to be given as output, या फिर प्रोसेसिंग के कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं तो वो भी कहाँ पर सेव हो रहे हैं? मेमोरी यूनिट में. एंड जो प्रोसेसिंग का फाइनल रिजल्ट होता है, दैट इज़ द आउटपुट, दैट इज़ गिवन
in binary language format to the output unit and it is converted by the output interface before giving it finally to the end user. So this is the underlying principle of functioning of computer system. Now talking about memory unit. अब मेमोरी यूनिट भी फर्दर कैटेगराइज होती है. किस तरीके से कैटेगराइज होती है एक बार देख लेते हैं. अगेन आई एम डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल विद यू. Let's suppose now you are in 11th class and I am asking you that I am going to take a surprise test of class 9th history. Now what will you do? अभी मैं बोल रही हूँ कि कॉपी पेन निकाल लो, 15 मिनट में अभी मैं आपको एक टेस्ट देने वाली हूँ क्लास 9th हिस्ट्री का. मोस्ट ऑफ यू विल से मैम आई नीड सम टाइम फॉर रिविजन. अभी टेस्ट मत लीजिए आप, हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए. राइट? ऐसा क्यों? 9th क्लास में आपने हिस्ट्री तो पढ़ी है, 9th क्लास पास करके आप 10th में आए हो, 10th को पास करके आप 11th में आए हो, फिर आपको अभी टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ा ज़रूर है, वो डेटा आपके पास है ज़रूर, लेकिन अभी आपको याद नहीं है. बहुत सारा पार्ट उसका या ऑलमोस्ट सब कुछ आपके माइंड से वॉश आउट हो गया है. वॉश आउट क्यों हो गया? एनीवेज, तो अब आप क्या करोगे? आपने बोला कि मैम रिवीजन के लिए टाइम चाहिए. मैंने बोला ओके ठीक है, आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया. मैंने 2 दिन का टाइम दिया. 2 दिन के बाद मैं आपका 9th क्लास का हिस्ट्री का टेस्ट लूँगी. ओके, 2 दिन में अब आप क्या करोगे? आपके पास 9th क्लास के जितने भी नोट्स थे, बुक्स थी, या जो भी स्टडी मटेरियल था, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, अपने जूनियर्स की या अपने सिबलिंग्स की हेल्प लोगे और वो 2 दिन में वो पूरा टॉपिक रिवाइज करोगे. नाउ इट इज़ देयर इन योर ब्रेन एंड देन यू कैन comfortably give the test. Fine. तो ये जो concept है, now this is the categorization of your memory unit. Again I am telling you कि जितना ज़्यादा अपने आप से compare करके समझोगे, relate करके समझोगे, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. So your brain is your primary memory and जो भी डेटा आप सेव करके रखते हो in the form of books, notes, whatever, उसको हम बोलते हैं secondary memory. प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? आपका ब्रेन. और आप जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हो वो किसकी हेल्प से कर रहे हो? आपके ब्रेन की हेल्प से. फाइन. अगर अभी मैं आपको एक नीडल से पिंच करूं तो आप कोई बुक या कॉपी खोल के नहीं देखोगे कि मेरे को रिएक्शन क्या देना है. है ना? यू विल सडनली गिव द रिएक्शन. वो ऑटोमेटिक होगा. और वो कहाँ से आ रहा है वो रिएक्शन? वो आपके ब्रेन से आ रहा है. लेकिन अगर मैं टेस्ट लेने की बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली आप बुक कॉपीज़ खोल के देखने वाले हो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हो, देन यू विल गिव द टेस्ट. तो कुछ यही कंसेप्ट अब आपका कंप्यूटर मेमोरी में भी अप्लाई हो जाता है. दैट योर कंप्यूटर मेमोरी इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. और जो CPU है, जो आपकी जो ALU है, मैं कहूँ अगर जो भी प्रोसेसिंग कैरी आउट हो रही है, जब वो प्रोसेसिंग हो रही है तो कंप्यूटर कहाँ से इंटरेक्ट कर रहा है? आपकी प्राइमरी मेमोरी से. मतलब जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसी का एक छोटा सा पार्ट है प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पर आपका कोई छोटे अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो सेव्ड रहता है. प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉट अनलिमिटेड मेमोरी. ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अभी, डिफरेंसेस जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के देखेंगे तो. सो दैट इज़ योर प्राइमरी मेमोरी. अब अगर मैं इसकी भी कैटेगराइजेशन करूं तो प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज एज रैम एंड रोम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस का मतलब क्या? अच्छा, एक्सेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ तक पहुंचना. ठीक है. रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है? कि मैं रैंडमली उस चीज़ तक पहुंच सकती हूँ. रैंडमली मतलब मेरे को एक सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सपोज अगर जैसे कोई बुक है और बुक का मेरे को पेज नंबर 7 खोलना है. ठीक है. और जो मैंने बुक का इंडेक्स बनाया है वहाँ पर मैंने लेट्स से लिंक, हाइपर लिंकिंग कर रखी है. मैं ई बुक की बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है. कि अगर मैंने लेट्स से एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया और वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने लेट्स से 100 पेजेस बनाए हैं और 100 पेजेस में से मेरे को पेज नंबर 7 पे जाना है. तो अगर मैंने इंडेक्स में हाइपर लिंकिंग कर रखी है तो मैं इंडेक्स में उस पर्टिकुलर लिंक पर जो मेरे को पेज नंबर 7 पे लेके जाएगा उस पर क्लिक करूँगी एंड आई विल जंप टू दैट
पेज नंबर 7 डायरेक्टली। फाइन। और अगर मैंने हाइपर लिंकिंग नहीं कर रखी होगी तो क्या होगा, मैं पहले पेज नंबर 1 को स्क्रॉल करूँगी, फिर पेज नंबर 2 को स्क्रॉल करूँगी, 3 को स्क्रॉल एंड सो ऑन, और फिर मैं पेज नंबर 7 पे पहुँचूँगी। तो यही कंसेप्ट होता है हमारा रैंडम एक्सेस का या सीरियल एक्सेस का। अगर मैंने हाइपर लिंक क्रिएट कर रखा है तो मैं रेंडमली जंप कर रही हूँ टू एनी पेज नंबर दैट आई वांट, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। ठीक है। और जब मैं सीरियली एक्सेस कर रही हूँ, मतलब अगर पेज नंबर 20 पे जाना है तो पेज नंबर 1 से 19 तक मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब मैं पेज नंबर 20 पे पहुँचूंगी, तो उसको हम बोलते हैं सीरियल एक्सेस। एंड नाउ यू कैन ईजिली मेक आउट कि रैंडम एक्सेस फास्ट होती है, सीरियल एक्सेस स्लो होती है कंपैरेटिवली। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रैंडमली एक्सेस किया जाता है। रैम बहुत ही कॉमन सी टर्म है, आप सब जानते हैं, आपके फ़ोन्स में भी होती है, आपके कंप्यूटर्स में भी होती है, लैपटॉप्स में भी होती है, बिकॉज ऑल दीज डिवाइसेस आर कंप्यूटर्स ओनली। फाइन। तो ये तो बात हुई रैंडम एक्सेस मेमोरी की, दैट इज़ रैम। और जो भी आपका जो डेटा अंडर प्रोसेस होता है या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उस डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ पर अवेलेबल होती हैं, रैम में, क्योंकि आपका जो CPU है दैट इज़ डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद योर प्राइमरी मेमोरी, नॉट योर सेकेंडरी मेमोरी। फाइन। अगर मैं बात करूँ रोम की, तो रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इट मतलब इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, आई कैनॉट राइट ऑन टू दिस मेमोरी। ठीक है। और बिकॉज इट इज़ रीड ओनली सो इट कैनॉट बी चेंज्ड। एक बार जैसी क्रिएट हो गई वैसी ही रहती है जनरली। जो अगर मैं प्राइमरी मेमोरी में रोम की बात करूँ, रोम हमारी सेकेंडरी मेमोरी में भी होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में अगर मैं रोम की बात करूँ तो इट इज़ स्टोरिंग दैट डेटा जो कि आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप में या जो बूट करते हैं जब हम कंप्यूटर सिस्टम को, उसमें जो आपका इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, दे आर स्टोर्ड इन योर रोम, जिनको हम जनरली बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फाइन। इन चीज़ों को अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी आ जाती है हार्ड डिस्क डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड देन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये आजकल नहीं होती, पहले जब कभी हम स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे होती थी। DVD you very well know, and pen drives, the most commonly used secondary memory nowadays. Fine. So this is the categorization of computer memory. प्राइमरी मेमोरी आपको समझ में आ ही गया, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर ब्रेन। जो भी प्रोसेसिंग CPU कैरी आउट कर रहा है, इट इज़ इंटरेक्टिंग विद योर प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसको मैं जो डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देती हूँ कंप्यूटर सिस्टम पे, जैसे कि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया या कोई एक्सेल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसको जब मैं सेव करने जा रही हूँ तो वो मेरी कहाँ पे जाके सेव होगी, सेकेंडरी मेमोरी में। फाइन। एंड कंप्यूटर इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद दिस सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर इंटरेक्ट किससे कर रहा है, आपके प्राइमरी मेमोरी से। फाइन। सो नाउ जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं, सिमिलरली यू आर हैविंग यूनिट्स टू मेजर मेमोरी ऑल्सो। एक बिट जो होता है दैट इज़ योर वन बाइनरी डिजिट, एक सिंगल वन या एक सिंगल ज़ीरो इज़ योर वन बिट when it is represented in your memory, computer memory। मतलब ये जो ऑन और ऑफ जिसको मैं 1 या 0 बोल रही हूँ, वो एक सिंगल बिट जो होती है, एक सिंगल डिजिट जो होता है, बाइनरी डिजिट ऑफ द बाइनरी लैंग्वेज इज नोन एज 1 bit। when 4 bits are combined it is known as nibble। when 8 bits are combined it is known as byte। then 1024, that is 2 raised to the power 10 bytes make up 1 kilobyte। kilobyte से megabyte, megabyte से gigabyte, terabyte and so on, you can see here। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो भी मेरे मेमोरी मेजरमेंट्स हैं दे आर इन द पावर ऑफ 2। 2 raised to the power 0 1 होता है, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, 2 raised to power 10 is 1024। तो ये जो भी हैं ये 2 raised to the power में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है इट इज़ हैविंग ओनली 2 डिजिट्स, यानी कि 0 and 1। दैट इज़ वाई जो ये आपकी मेमोरी है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन पावर्स ऑफ 2। मूविंग ऑन, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी इज randomly accessed
and it is faster therefore as compared to secondary memory which is serially accessed. Then प्राइमरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल. अब देखो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं आपका 9th क्लास का हिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट लेने जा रही हूँ, तो वो सारा डेटा आप भूल चुके थे, इसलिए आपको रिवीजन का टाइम चाहिए था. दैट मीन्स जो आपका ब्रेन है इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू इरेज आउट द डेटा. मतलब जो आप पढ़ रहे हो या जो भी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आप डे टू डे ग्रैब कर रहे हो, gradually you have a tendency to erase out that data. Your brain is having the tendency to erase out, and that is very natural. Same way जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी है रैम, दैट इज योर वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मतलब उसमें से डेटा इरेज आउट हो जाता है. कब इरेज आउट होता है? जैसे ही मैं कंप्यूटर को शट डाउन करती हूँ, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, आपका जो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है, रैम में जो डेटा है, वो इरेज आउट हो जाता है. रोम में नहीं होता है. इन केस ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रोम में आपका जो डेटा है वो इरेज आउट नहीं होता है, इट इज़ देयर. बट येस, आपका जो रैम है विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी, वहाँ से आपका डेटा इरेज आउट हो जाता है एज सून एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. Your RAM is as good as a new RAM when the computer is switched off, whereas secondary memory is permanent. ठीक है? And so primary memory जो है वो आपकी नॉन पोर्टेबल मेमोरी है, whereas secondary memory is portable. Portable का मतलब क्या होता है? That you can take that memory and कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा है, वो मेरे को आप मेरे कंप्यूटर सिस्टम में दे दीजिए, तो आप क्या करोगे? उस डेटा को पेन ड्राइव में लोगे और मुझे दे दोगे कि लो मैम. फाइन, लेट्स से मैंने आपको कोई प्रोग्राम बनाने को ही बोला या कोई डॉक्यूमेंटेशन करने को बोला, आपने 2 दिन में 4 दिन में वो काम किया, अपने पीसी पे किया, और अपने पीसी से फिर आपने वो डेटा मुझे देना था, तो आप उसको पेन ड्राइव में लेके आओगे और मुझे दे दोगे. जनरली दिस इज द वे वी कैरी आउट दीज थिंग्स. ठीक है? तो यू कैन टेक आउट योर डेटा एंड मूव इट टू सम अदर कंप्यूटर यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करके आप वो काम नहीं कर सकते. मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैंने रैम में वो डेटा सेव किया, कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया, फिर वो रैम निकाली और मैंने दूसरे कंप्यूटर में वो रैम लगाई और मेरे को वो डेटा वहाँ पे मिल गया. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करोगे, रैम आपकी ब्लैंक हो जाएगी. सो योर प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉन पोर्टेबल, वेर एज सेकेंडरी मेमोरी इज़ पोर्टेबल मेमोरी. फाइन. एंड वन मोर थिंग इज़ देयर दैट प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉस्टली एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. आप मार्केट में रेट पता कर लीजिए, 2 GB रैम खरीद लो और 200 GB की हार्ड डिस्क खरीद लो, एंड यू कैन ईजिली कंपेयर द रेट्स. बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है. ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज़ देयर दैट प्राइमरी मेमोरी इज़ लिमिटेड. अगर आपने 2 GB रैम लगा रखी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो एक बार में आप वो 2 GB ही, येस यू कैन एक्सटेंड इट, बट वो आपने, ठीक है, एक और स्लॉट में लेट्स से आपने 4 GB रैम लगा ली, तो अब आपके पास कंप्यूटर में 6 GB रैम हो गई. लेकिन जब आपका कंप्यूटर ऑन है उस टाइम पे तो आपके पास लिमिटेड स्पेस ही है ना प्राइमरी मेमोरी में. वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी इज़ अनलिमिटेड. एक पेन ड्राइव लगाई, वो भर गई, तो दूसरी पेन ड्राइव लगा ली, तीसरी पेन ड्राइव लगा ली, देयर इज़ नो लिमिट. So your primary memory is limited in size, whereas secondary memory is unlimited. So these are the very common differences between primary and secondary memory. Other differences are also there, but these are the common differences. Very prominent differences which you need to understand. So this is all about this lecture. In other lectures we will discuss other concepts also. Hope it is going to help you. Thank you so much.